हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा। माय नेम इज कृति। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। ये सेकंड लेक्चर है हमारे सोल्यूशन चैप्टर का। एज यू गाइज नो, वी हैव स्टार्टेड आवर सीरीज फ्री ऑन यूट्यूब। ये बिल्कुल फ्री है। आप बेसिक से, बिल्कुल कहते हैं ना, एनसीईआरटी से उठा के हमने टॉपिक्स लिए हैं एंड विल गो टू द लेवल ऑफ नीट, इवन मोर देन दैट। सो आप प्लीज़ सारी सीरीज को सीक्वेंस वाइज फॉलो करना। फर्स्ट लेक्चर विल बी अपडेटेड, उसको आप व्यू करो, उसमें देखो। बहुत बेसिक से मैंने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, उनके मिक्सचर, सॉल्यूशन के बारे में बहुत तरह तरह के कॉमन एंड लाइव एग्जाम्पल लेके इस चीज़ों को समझाया है, जिससे आपका कोर समझ आए, जिससे आप कोर को पढ़ पाए। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन। यस, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये पार्ट 11th एज वेल एज 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो वी हैव आर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन? क्या लगता है, मतलब जब हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसका क्या मतलब है, या हाउ डज इट मेक डिफरेंस फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसिडर 2 बीकर जिसमें हमने पानी फिल किया है। लेट्स वी हैव 2 बीकर। ये रहे हमारे 2 बीकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों बीकर में हम क्या ऐड करेंगे? विल ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। इसमें कुछ सॉल्ट ऐड करते हैं। मान लो सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, नींबू पानी के फॉर्म में बना रहे हैं, अभी सिर्फ हमने सॉल्ट ऐड किया है, राइट। सो हमने क्या किया, हमने एक बीकर में 10 ग्राम NaCl डाला, 10 ग्राम सॉल्ट डाला, और दूसरे बीकर में हमने डाला 30 ग्राम NaCl। तो क्या लगता है आपको कि विच सोल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी? डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ NaCl प्रेजेंट है वो हमारा ज़्यादा सॉल्टी सोल्यूशन है। तो दैट इज़ आवर सेकेंड सोल्यूशन, 30 ग्राम NaCl वाला सोल्यूशन। तो अब अगर हम बात करें तो वाई इज इट मोर सॉल्टी, हमने कैसे डिफाइन किया कि वो ज़्यादा सॉल्टी है? कैसे बोला हमने? हमने ये बोला ना कि इसमें 30 ग्राम NaCl था, वेयर एज इट हैज़ 10 ग्राम, मतलब इसमें NaCl की अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट बीकर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl इज देयर इन द सेकेंड बीकर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर इन दी सेकेंड बीकर वी हैव, मतलब वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 30 ग्राम है। सो कॉन्सेंट्रेशन, हम कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में CONC भी लिखते हैं, इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हमारे, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, हम हमेशा कैसे बात करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन is the amount of solute dissolved in known amount of solvent or solution. So concentration is basically amount of solute या number of solute present in given अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, राइट। यही हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी। 2 बीकर थे, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट बीकर। मूविंग ऑन, अब एक चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हम बात करें कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मतलब है, हमने अभी डिफाइन किया कि कॉन्सेंट्रेशन होता है कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट सोल्यूशन? डाइल्यूट में क्या होगा? सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, राइट। सो इफ आई डिस्क्राइब व्हाट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच solute is present in very small quantity as compared to solvent, मतलब
ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, जैसे अगर हम मान लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमने लिया एसिड और वाटर, वी हैव टेकन एसिड और वाटर, तो एसिड और वाटर बेसिकली हमने मिक्स किया, तो अगर मैं मानती हूँ इसमें मैंने सिर्फ 20% मेरा एसिड है और 80% मेरा वाटर है, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा एक डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। सॉल्यूट जो हमारा एसिड है यहाँ पे वो 20% प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है दैट इज 80%, राइट। अब अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की, जो अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू समझा भी था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है। सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच हैज़ solute present in larger quantity, right? A solution in which solute is present in larger quantity. अब यही अगर मैं एग्जांपल सेम ले लूँ, मैंने एसिड और वाटर का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है, एसिड और वाटर का मुझे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है, तो इस केस में मेरे पास जो एसिड होगा वो अराउंड 60% होगा और वाटर मेरा 40% होगा, ठीक है। 60% ऑफ माई एसिड, वाटर इज माई 40%। अगर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड वर्ड क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी जो एक प्रेशर और टेम्परेचर की 180 एम प्रेशर, 273 केल्विन, दैट इज आवर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। 373 केल्विन हमारा वो हो जाता है, 273 केल्विन हमारा जो टेम्परेचर हो जाता है। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब है कि जो सोल्यूशन बनाया जा रहा हो एक नोन कॉन्सेंट्रेशन पे, या बेसिकली अ सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब वो सोल्यूशन जो है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है कि इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसको एज अ रेफरेंस मान के हम दूसरे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर दो सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन। A solution whose concentration is known is called a standard solution. From this, any other unknown concentration can be prepared. Unknown concentration या बेसिकली जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोल्यूशन है जो 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है, तो मैं उससे 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बना सकती हूँ, 10 मोलर से 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बना सकती हूँ, 1 मोलर से 0.1 बना सकती हूँ, 0.1 से 0.01। मैंने एक रेफरेंस लिया 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ वेरी रेयर दो, बट उससे हमने रिस्पेक्ट में अपना 10, 1, 0.1, 0.01 क्या करके, बेसिकली अगर हम देख रहे हो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। 100 से 10, 1, 0.1 एंड 001 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तभी देखो कलर में भी चेंज आ रहा है, द कलर इज ऑल्सो चेंजिंग। जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी वो ज़्यादा हमारा डीप ब्लू कलर दे रहा था, जहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहाँ पे कलर भी हमारा लाइट ब्लू है, मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा प्रेजेंट है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे अननोन सोल्यूशन जो की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब मान लो कि अगर हम डिफाइन करें विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब सोल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सोल्यूशन को क्वालिटेटिवली डिफाइन करते हैं या क्वांटिटेटिवली, टेक अ मिनट एंड फाइंड इट आउट। सो वी ऑलवेज मेजर सोल्यूशन क्वांटिटेटिवली। अब तक हमने जब डिफाइन किया, जैसे तुमने देखा होगा मैंने बोला डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, राइट। तो हम हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे सोल्यूशन को, क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे, राइट। दैट्स आर क्वांटिटेटिवली बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यस, यही तो हमारा मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, कि जो भी हमारा सोल्यूशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, यू नो। कॉन्सेंट्रेशन प्योरली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट। You can write it down.
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अगर मुझे बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्सेंट्रेशन एक ही वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं या एक से ज़्यादा वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ एक ही वे में बता सकते हैं कि इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, और डू वी हैव सो मेनी मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन? सो गाइज, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन. बहुत तरीके के मेथड्स हैं, बहुत तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं. तो वी हैव एक्चुअली कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज. ठीक है, हम बेसिकली बहुत तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं. सो वी कॉल देम एज concentration terms. The most commonly concentration terms we have is mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, parts per billion is also there, mole fraction, molarity, molality, normality and even formality. अब इसमें से क्या है, इसमें से जो हमारे ये सारी concentration terms है ना, इसमें से कुछ वॉल्यूम रिलेटेड है और कुछ मास रिलेटेड है. सो बेसिकली जो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जैसे ये हमारी वॉल्यूम रिलेटेड है. ठीक है, ये भी हमारी वॉल्यूम रिलेटेड है. ओके, मोलारिटी इज ऑल्सो वॉल्यूम रिलेटेड. नॉर्मैलिटी इज ऑल्सो आर वॉल्यूम रिलेटेड. एंड इवन फॉर्मेलिटी भी जो हमारी है वो वॉल्यूम रिलेटेड है. और बाकी जो है वो हमारी कौन सी है, मास रिलेटेड. जैसे ये मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दिस इज मास रिलेटेड, दिस इज ऑल्सो मास रिलेटेड. मोल फ्रैक्शन भी हमारा मास रिलेटेड है. एंड मोलालिटी इज ऑल्सो आर मास रिलेटेड. सो पता है, एक बार नीट में इसी से क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा गया है. और एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर फैक्टर. सो जो हमारी वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकते हैं. कि जैसे अगर हम बात करें जो हमारी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. यस, सो ऑल द वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऑल वॉल्यूम related concentration terms are temperature dependent and जितनी भी हमारी मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. सो ऑल मास रिलेटेड concentration terms are temperature independent. So कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो मोलालिटी है, मोलालिटी इट्स अ बेटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म एज कंपेयर टू मोलारिटी, क्योंकि वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. तो हम कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, उसका टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. सो लेट्स मूव फर्दर. ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो जो जो पॉइंट क्लास में इस आप वीडियो में देखने वाले हो उसको अपनी कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन करो. आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू मेक नोट्स. आप नोट्स बनाओ और you can watch this video on 1.5x mode और you can watch it as 1.25x mode. क्योंकि बहुत स्लो अगर लगता है तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं. यस, होता भी है, हम भी कभी कभी वीडियो वैसे दिखते हैं. पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, पढ़ने का पर्पस होना चाहिए. स्पीड आप मैनेज कर सकते हो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस. नेक्स्ट हम अब एक एक परसेंटेज जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज. यस, मास एंड वॉल्यूम मतलब इसमें दोनों का रोल होगा, मास का भी और वॉल्यूम का भी. ये एक वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. दिस इज वॉल्यूम रिलेटेड, क्योंकि वॉल्यूम आ गया ना, इसमें वर्ड आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट
कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, सो मास परसेंटेज, क्या लगता है कि आपको, क्या लगता है कि वो मास परसेंटेज क्या होगा? सो मास परसेंटेज इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा पहले हमने मास एंड वॉल्यूम पहले, हाँ एक एक करके मतलब पढ़ेंगे। तो हम मास बाय मास को तो मास रिलेटेड बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम रिलेटेड बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम रिलेटेड बोलेंगे। तो पहले हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मास परसेंटेज, मतलब वेट बाय वेट, बेसिकली इसको हम वेट बाय वेट भी बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है मास परसेंटेज को वेट बाय वेट में। इट इज डिनोटेड बाय W/W परसेंटेज, राइट। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद भी नहीं करनी है, आप उसके फॉर्मूले को देखोगे ना तो आप अपने आप उसकी डेफिनेशन समझ जाओगे। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज। सो बेसिकली परसेंटेज weight by weight is mass of solute upon mass of solution, और वो हमारा कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। तो हमारा रेफरेंस क्या होना चाहिए? 100 ग्राम रेफरेंस होना चाहिए मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर्मूला भी जैसे मैं दोबारा से लिखा है, दोबारा से बता दें, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। हाँ, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मूविंग ऑन। हाँ चलो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर हमारे पास इसको मास परसेंटेज को समझने के लिए हम अगर बात करें तो मास परसेंटेज क्या है कि 30% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन है। अब 35% ग्लूकोज सोल्यूशन बहुत इजी है, देखो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या था हमारा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब परसेंटेज कितना दे रखा है? 35, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट अगर निकालना हो, अब सोल्यूशन का वेट कितना होता है जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं? 100। यहाँ पे कितना है? 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, है ना, यही तो हो गया। तो कितना आ गया? 35 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि इस सोल्यूशन में हमारे पास 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, राइट। देख लो चाहे, वो बताएगा भी वैसे ही। 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ ग्लूकोज 35 ग्राम है, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? अब अगर वेट ऑफ ग्लूकोज 35 ग्राम है तो वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? हाँ, सॉल्यूशन तो टोटल है ना, सॉल्यूशन इज द सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसमें? सॉल्वेंट 100 माइनस 35, राइट, 65 ग्राम। देख लो, राइट, है ना, वही है, चेक कर लो एक बार। चलो लिखे आगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके आगे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, मास परसेंटेज निकालना है। गिविंग यू 2 मिनट्स, आई थिंक 2 मिनट्स इज इनफ, उससे भी कम ही हो सकता है। जल्दी से कैलकुलेट करो, चलो सॉल्व करें। देखो, जब भी तुम कोई भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है ना उसको पहले लिख लो। हमेशा यही प्रैक्टिस में लाओ कि जो भी वैल्यू गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में उसको लिखो, जो पूछा गया है उसके आगे क्वेश्चन मार्क करो एंड देन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। तो जैसे अब इसमें हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना है। मतलब यहाँ पे हमारा जो बेंजीन है वो हमारा बेसिकली सॉल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज आर CCl4 वो हमारा सॉल्वेंट है। दोनों का मास परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट करना है और परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना है।
अब 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब सोल्यूट 22 ग्राम दे रखा है और अपना जो सॉल्वेंट है दैट इज 122 ग्राम। तो ठीक है, पहले तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, बेंजीन प्लस CCl4, जितना शॉर्ट में लिख सको उतना इजी, क्योंकि उतना तुम्हारा टाइम सेव होगा, उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। तो दिस इज 22 प्लस 122, तो ये हमारा 144 हो गया। अब अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ बेंजीन की, परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ बेंजीन कितना है 22, सोल्यूशन का वेट कितना है 144 इंटू 100, कर दो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा ये 11, ये 72, 1172, तो अराउंड एंड अराउंड 15% के आसपास आ जाएगा, समथिंग अराउंड 15%। चलो देख लेते एक बार। हाँ, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन को ऐड किया, राइट। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया, कितना आया 22/44। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का कितना मास है 122, गिवन कितना आया 144 इंटू 100 कर दो, कर दो, बहुत इजी है। ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। ओ राइट, एक्चुअली वी डोंट हैव टू सॉल्व कम्प्लीटली, हम परसेंटेज को उसमें से माइनस करके भी निकाल सकते थे, ये भी एक शॉर्ट मेथड होता है कि हमने पूरा निकाल दिया, या तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो तब भी तुम्हारा आंसर वही आएगा 84.72% आएगा। सो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज बेसिकली 84.72। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V परसेंटेज से। V/V इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज V/V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, जहाँ पे दोनों हमारी किस में प्रेजेंट है, ml में प्रेजेंट है, राइट। वही फॉर्मूला है, सिंपल बहुत, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। चलो अब ये बताओ, अगर हमारे पास 10% इथेनॉल है, 10% इथेनॉल का क्या मतलब है, 10% इथेनॉल है मतलब 10 ml ऑफ इथेनॉल है ना, ये तो 10 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, 100 था नीचे, ये 100 से 100 कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी आ गई 10 ml। अगर 10 ml सोल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ml। देख लो चाहे देखो, अरे 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन, राइट। चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% इथाइल अल्कोहल इन अ सोल्यूशन, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल का, बहुत ईजी, देख लो 10 ml ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये अपना 10/100 वही आ जाएगा ना, वही तो आ जाएगा, देखो जो भी हमने जैसे कैलकुलेट किए वैसे तो आ रहे हैं, फटाफट से करते हैं। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन को समझ लेते हैं। इसमें से जो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स बाय पर मिलियन का तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है वो कैसे करना होता है उतना ही काफ़ी है, बट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को एक बार समझ लेते हैं। So next concentration term we have is mass by volume percentage and parts per million। सबसे पहले mass by volume percentage को समझ लेते हैं। So mass by volume percentage as the word indicates, मतलब इसमें हमें W by V percentage कैलकुलेट करना होगा। W by V से इसको डिनोट किया जाता है and it says that the mass of solute present in 100 ml of solution। तो ये एक मास और वॉल्यूम का रिलेशन है, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है दैट इज
mass of solute upon volume of solution into 100. So that's how we calculate percentage weight by volume. आप देख सकते हैं, राइट इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं, राइट अगर हम बोले कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि मतलब उसमें 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगर हमें कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बहुत इजी, बहुत इजी। वेट बाय वॉल्यूम 10 ग्राम NaOH लेना है, 100 ml का सोल्यूशन है, तो कितनी परसेंट आ जाएगी? 10%। सिंपलेस्ट, देख लो मैं फटाफट से सॉल्व कर रही हूँ सारा फॉर्मूला, तुम पूरा पूरा लिखो वैल्यू, क्योंकि जितनी बार तुम फॉर्मूले को लिखोगे उतनी बार तुम्हें वो रिवाइज हो जाएगा, उतनी बार वो लर्न हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूलाज को याद किया जाता है। सब बच्चे बोलते हैं कि मैम फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला भूल गए। इट्स नॉट अबाउट भूल गए, तुमने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए भूल गए। तुम 5 बार एक फॉर्मूले को लिखोगे ना, वो फॉर श्योर है तुम्हें याद हो जाएगा। एक बार 40% हो जाएगा, फिर 80% हो जाएगा और पूरी तरीके से हो जाएगा। हमने भी तो बार बार बोल बोल के पढ़ा के ही तो फॉर्मूले याद किए, ये थोड़ी हमारे पास अलग ब्रेन है। इट्स ऑल कम विद द प्रैक्टिस थिंग। मूविंग ऑन, हाँ राइट चलो पार्ट्स पर मिलियन बहुत ईजी है। When solute is present in very small quantity, then it is convenient to express the concentration in ppm, parts per million. It is basically the number of parts of component, basically number of parts of solute upon total number of parts of all component into 10 raised to power 6. Yes, हम ये भी बोल सकते हैं कि amount of solute present in amount of solution into 100, that is also parts per million. वही बात हो जाती है। number of parts of component लिख लो या amount of solute या mass of solute, mass of solution into 100 लिख लो। oh sorry not 100, parts per million. For example, concentration of dissolved oxygen in sea water can be expressed in ppm. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा प्रेजेंट है और उसमें हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालनी है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ppm में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm, राइट। तो एक बार दोबारा देखो, एक बार ppm की डेफिनेशन देखो दोबारा। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल ट्रेस क्वांटिटी देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन। अगर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्जर पिक्चर में अगर हम देखें इससे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा तब हम पार्ट्स पर मिलियन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन वाटर एंड एनी अदर यूज। 1 ppm of fluoride ion concentration in water prevents tooth decay. 1.5 ppm of fluoride water leads to molted. मतलब इतनी सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ही हमारा जो मोल्टेड टीथ का फॉर्मेशन हो जाता है या वो ज़्यादा हमें दिक्कत देने लगता है। तो हम ppm को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक हमने फ्लोराइड आयन लिया है वाटर में, अगर 1 ppm फ्लोराइड आयन है तो वो टूथ डिके प्रिवेंट करता है, बट अगर 1.5 ppm हो जाए तो वो ही फ्लोराइड आयन वाटर में जाके हमें लीड्स टू मोटल टीथ। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन वाटर बिकम पॉइजनस, मतलब 0.5 ppm बढ़ाने से भी काफ़ी चेंज आ गया। मोटल्ड, इसको मोटल्ड टीथ बोलते हैं। मोटल टीथ का मतलब होता है, राइट। सो हम देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब हमारे पार्ट्स पर मिलियन की एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर इन एनी अदर यूज, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है। ये अगर हम 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन ले लेना, वो हमारे टीथ को ख़राब कर देता है। वो बेसिकली कलर चेंज होने लगता है उसका, थोड़ा बहुत येलोइश कलर आना या फिर मतलब बेसिकली टूथ डिके होने लग जाता है। और
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन तो पानी में पॉइजनस की तरह काम करता है। और अगर हम सोडियम फ्लोराइड की बात करें वो तो हमारा रैट पॉइजन है। सोडियम फ्लोराइड इज आर रैट पॉइजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन, अभी के अभी हमने ये सीखा था, बिल्कुल अभी हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, एप्लीकेशन में देखा है। जल्दी से आंसर बता दो, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। चलो नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, द मोस्ट, आई नॉट द मोस्ट, मैं बार बार हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मोस्ट नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वी हैव। मोल फ्रैक्शन क्या लगता है, मतलब डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू मोल्स, है ना। मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, उसका पार्ट ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल। तो मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय एक्स, पहले तो एक्स नहीं होता है, थोड़ा सा ना सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, हम लिखते हैं उसको एक्स ही है। अब इसको कैसे बोलेंगे, इसको हम एक्स ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the number of moles of all the component present in a solution. Ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the component present in a solution. मतलब एक component का mole with respect to all the moles present in a solution. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बात करें, एक बाइनरी सोल्यूशन है। अब यूजली मोल फ्रैक्शन जो होता है वो बाइनरी सोल्यूशन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और पता है तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ए जो होता है ना हमारी बुक्स में वो सॉल्वेंट को रेफर करता है, बी जो होता है वो रिस्पेक्ट है हमारा सॉल्यूट के। ठीक है, कई बुक्स में हमने सॉल्वेंट को एज ए माना है और सॉल्यूट को एज बी माना है। तो इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी कितना हो जाएगा, एक्स ए विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। या फिर एक्स बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं ए को सॉल्वेंट पढ़ रही हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देख लो यही है, आगे भी यही। फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव n1, बेसिकली अगर हमने उसको 1 के फॉर्म में लिख दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक नोटेशन मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तुम a लिखो, b लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, एक ही मतलब है सबका, देख लो। अब आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है मतलब उसमें एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2 टिल ni, तो उसका हम समीशन ले सकते हैं ni का। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। ये स्टेटमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी, राइट। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास मान लो बाइनरी सोल्यूशन था तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास मान लो बाइनरी सोल्यूशन था एक्स ए प्लस एक्स बी, उसकी हमेशा वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, राइट। बाइनरी सोल्यूशन है एक्स ए प्लस एक्स बी, या फिर अगर हमारे पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो उसमें क्या हो जाएगा, देख लो, एक्स आई प्लस एक्स टू प्लस टिल एक्स एन इज ऑलवेज 1। मतलब फ्रैक्शन है ना, खुद ही समझो कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो वो ना ही कभी 100% ज़्यादा होगी, अगर हम परसेंटेज में बात करें, और फ्रैक्शन है तो वो 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगी, तो उनका जो टोटल रहेगा ना वो दैट विल ऑलवेज बी 1, दैट विल ऑलवेज बी 1। It is useful in relating some physical properties of solution like vapor pressure। काफ़ी आगे जाके ये चैप्टर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, इट्स लाइक द बेसिक्स ऑफ योर क्लास 11th ऑल्सो। तो अभी तो हमारा 11th का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट। आगे जाके जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वहाँ पे भी हम देखेंगे। सो मोल फ्रैक्शन है, हमने रेशो लिया है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ
यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी बात की थी कि मोल फ्रैक्शन इज अ मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चलो अब एक चीज नोट बनाना है कि जितने भी हमारे जो फॉर्मूलेज अब तक हम सीखे उसका एक नोट बना लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक नोट बना दिया, तुम फटाफट से सेम चीजें अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि एट द एंड चीजों को समझना भी होता है और याद भी रखना होता है, राइट। चीजों को तुमने एक बार समझ लिया, उसका फॉर्म समझ लिया, अब उसको याद भी तो रखेंगे ना, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोल परसेंटेजेस, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास। अब 98% H2SO4 बाय वेट है, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, राइट। 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो हमारा वाटर कितना हो गया, क्योंकि अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो 2 ग्राम ऑफ वाटर है ना। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो H2SO4 का एक्चुअली मोलर मास में 98 होता है, तो 98 अपॉन 98 और वाटर ही है ना, सोल्यूशन में है 100 ग्राम, तो 2 अपॉन गिवन वेट अपॉन 18 है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके राइट, ओके 1/9 तो वही हो गया, देख लो 1 + 1/9 हो गया, तो ये हो जाएगा अपना, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 0.9, वही लिखा था ना मैंने, देख सकते हो, ये देख लो क्या था हमारा, 98 अपॉन 98 प्लस 2/18, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/9 हो, तो 1 अपॉन 1 + 1/9, तो ये हो गया 9 + 1 10/9, तो ऊपर चले गया 9, नीचे आ गया 10, तो ये 0.9। A solution of sucrose in water is labeled as 20% weight by weight. What would be the mole fraction of each component solution? चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम ट्राई करो फटाफट से। चलिए आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो सुक्रोस इन वाटर इज लेवल एज 20% वेट बाय वेट है। व्हाट वुड बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो सुक्रोस का 20% है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सुक्रोस हमारा 20 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सुक्रोस इज 342 ग्राम, देख लो। ठीक है, मोलर मास 342 ग्राम होता है। मास ऑफ वाटर अपना कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। तो अब अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है फॉर सुक्रोस, सो इट विल बी व्हाट, 20/342 प्लस 80/18। आई थिंक सॉल्व कर लोगे, ये है ना नंबर ऑफ, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। इजी इजी इजी, मैं आगे फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता लग जाए। ठीक है, अगेन वी हैव ऑलरेडी डन, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे लेके जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, जल्दी से देख लेना, वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना। बहुत इजी है, डायरेक्ट अभी तो ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए गए हैं, प्लीज़ वो क्वेश्चंस को तो एक बार ट्राई कर लेना,
वो सब क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना। एंड देन और भी जो क्वेश्चन होंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए, एक प्रैक्टिस सेशन भी रखवाऊंगी आफ्टर लाइक 3 to 4 लेक्चर हो जाएगा, या फिर एंड में भी कर सकते हैं कि जब पूरा चैप्टर हो जाए। विल सी कि जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा, जैसे आप लोग इंटरेक्ट करोगे हमारे साथ वीडियो पे, इफ़ यू वांट कि आप क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लो आफ्टर अ टॉपिक फिनिश, या इफ़ यू वांट कि हम एंड में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सो लेट अस नो इन द डाउट सेक्शन, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, डाउट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शन, and we'll good to go. Thank you so much. Have a good day.